दोस्तों चलिए शुरू करते हैं एक दिल को छू जाने वाली कहानी। नई नवेली दुल्हन। कहानी को शुरू से अंत तक सुनना और कहानी को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। कभी कभी पता ही नहीं चलता कि रास्ते ज़्यादा लंबे हैं कि फासले। ऐसा भी होता है कि मंजिलें सामने होती है पर पैरों में मर्यादा मूल्य और एक आराम से डर की बेड़ियाँ पड़ जाती है। रास्तों को नापना तो आसान है पर बेड़ियों से भरी हुए पैरों से फसलों का अपना असंभव होता है। फिर ऐसे में अक्सर हम जहाँ खड़े होते हैं उस जगह को ही अपना मुकाम अपनी मंजिल बना लेते हैं। कृपया अपनी कुर्सी की पेटी बांध ले, विमान कोलकाता विमानतल पर उतर रहा है। इसी सूचना के साथ सारा ने अपना सामान समेटा और कुर्सी की पेटी बांध ली, पर उसके हाथ किसी अनजाने डर से कंप रहे थे। सूरज ने उसके डर को भांप लिया और उसके हाथों को पकड़ लिया। सूरज ने कहा, सारा डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सारा ने सूरज की ओर देख अनमने ढंग से मुस्कुरा दिया। जितनी तेजी से विमान नीचे उतर रहा था उससे भी ज़्यादा तेजी से सारा की अनगिनत भावनाएं उफान भर रही थी। कभी उसकी आंखों के सामने उसका बचपन अटखेलियाँ करता तो कभी उसका पहला प्रेम उसकी स्मृतियों में जीवित हो उठता। सारा तय नहीं कर पा रही थी कि अपनी भावनाओं को छिपाए या खुद को संभाले। कोलकाता से सारा का पुराना रिश्ता ही नहीं था, बल्कि कोलकाता उसकी रंगों में दौड़ता था। वह कोलकाता को तब से जानती थी जब कोलकाता कोलकाता था और सारा सोनाली का सारा तक का सफ़र उतना ही नाटकीय था जैसे किसी फिल्म की पटकथा हो। विमान अब जमीन पर उतर आया था और सारा की स्मृतियों को भी धरातल मिल गया था। सूरज उससे कई तरह की बातें कर रहा था, जैसे किसी भय से उसका ध्यान बटाना चाहता हो, पर सारा के कानों तक शायद ही उसका कोई शब्द पहुंच रहा था। वह तो जैसे अब कोलकाता से बातें कर रही थी। कोलकाता जिसमें रसगुल्ला और संदेश थे, कोलकाता जिसमें माँ बाबा थे, कोलकाता जिसमें बहुत सारा प्यार करने वाले काकू थे और सारी जिद मान लेने वाली काकी माँ थी। वह मिट्टी का आंगन शायद आज भी अपने बख्या पर उसके पैरों की छाप लिए खड़ा था। सारा क्या तुम थक गई हो? क्या थोड़ी देर सोना चाहोगी होटल जाकर? सूरज ने उसे जैसे किसी अंधेरे कुंजन से खींचकर बाहर निकाला। सारा ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। जल्द ही सारा और सूरज कार में बैठ गए। जैसे जैसे कार कोलकाता की सड़कों पर दौड़ती जा रही थी वैसे वैसे सारा के मन में कई सारी भावनाएं एक साथ हिलोरे मारने लगी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह रोए या खुश हो। उसने अपने कोलकाता के भौगोलिक ज्ञान को खंगालना शुरू किया। तभी सूरज ने उसका हाथ पकड़कर कहा, सारा मैं समझ सकता हूँ, कोलकाता से तुम्हारा रिश्ता पुराना है। क्या तुम्हें कुछ याद आ रहा है? दिमाग पर ज़्यादा जोर मत दो, पर अगर कुछ याद आए तो मुझे बताओ। अगर तुम कहीं जाना चाहो तो बताओ, मैं तुम्हें ले जाऊंगा। सारा आश्वस्त तो थी पर उसने कुछ नहीं कहा, बस सूरज के कंधे पर अपना सर रख दिया। जल्दी होटल भी आ गया। सूरज खाना खाकर सो गया और सारा उस पंचतारा होटल के जगमगाते कमरे में भी अपनी स्मृतियों के दिए जला रही थी। बाबा के साथ साइकिल की सवारी करते हुए उसने कई बार उनसे पूछा था, बाबा हम होटल में खाना खाने कब जाएंगे? तब बाबा कहते, अब तुम बड़ी अफसरनी बन जाओगी तब जाएंगे। सारा के होठों पर वही बचपन वाली मासूम हंसी आ गई। तब उस होटल की जगमगाहट में उसे सितारे नजर आते थे और आज वही रोशनी उसके मन के अंधेरे को जरा भी कम नहीं कर पा रही थी।
दृष्टिकोण और परिस्थितियाँ कब बदल जाती हैं समझ नहीं आता। लौ की पीली रोशनी में सारा का चेहरा चिंतामग्न जरूर दिख रहा था, पर चिंता उसके सांवले सौंदर्य को जरा भी कम नहीं कर पाई थी। सांवला पर चमकदार चेहरा, मछली की तरह कंटीली आंखें, औसत ऊंचाई पर शरीर, नपा तोला। वैसे तो उसकी शादी को 2 साल हो चुके थे, पर अभी भी कमाई किसी किशोरी सा ही था। ऐसा लगता था कि कोलकाता का काला जादू उसके काले बालों से ही निकला है। शायद इसी काले जादू ने सूरज को अपने मोहपास में बांध रखा था। पर क्या सिर्फ सूरज ही था जो इन बालों की कालिमा पर मोहित था, या फिर इससे पहले भी कोई इनमें उलझा था? इस पहेली को सारा सुलझा नहीं पा रही थी, पर उसने अपनी लौटों को जरूर सुलझा लिया था और वह सोने चली गई। सूरज पेशे से डॉक्टर था, वह खुद अनाथ था, इसीलिए अकेलेपन और बेबसी के दर्द को अच्छे से पहचानता था। वह एक सेमिनार के लिए दिल्ली से कोलकाता आया था। अब अगले 10 दिनों के लिए यह होटल का कमरा ही उसका घर था। क्योंकि उसे पता था कि सारा का कोलकाता से कुछ रिश्ता है, इसीलिए वह उसे भी यहाँ ले आया। पर उसे यहाँ लाकर उसने ठीक किया या नहीं, यह तो आने वाला समय ही बताने वाला था। गुड मॉर्निंग। इस प्रफुल्लित आवाज से सूरज ने सारा को जगाया। तो सारा, आज तुम चाहो तो कोलकाता घूम आओ। मैं शाम 5 बजे लौटूंगा, फिर हमें मेरे एक साथी के घर डिनर के लिए जाना है। सारा ने हाँ में सिर हिला दिया। थोड़ी ही देर में सूरज चला गया। सारा होटल के 11वीं मंजिल के अपने कमरे की खिड़की से पूरा कोलकाता देख रही थी। अब उसके विचारों स्मृतियों को नई चौखट मिल गई थी। वह सोचने लगी, खिड़की से सब कुछ कितना छोटा नजर आता है और कितना साफ भी। ऐसा लग रहा था मानो उसे कोई दूरबीन मिल गई हो। उस कांच की खिड़की से बाहर की गर्म धूप अंदर नहीं आ रही थी, पर सारा धूप को छूना चाहती थी, उसे महसूस करना चाहती थी। इस धूप का सारा की परछाई से कोई ना कोई रिश्ता तो जरूर था, पर क्या यह रिश्ता सारा को परेशान कर रहा था, या वह इस धूप को अपनी परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए ढूंढ रही थी? वह पूरा दिन सारा ने होटल में ही गुजारा। अब शहर ने धूप की चुन्नी उतारकर सितारों का घूंघट ओढ़ लिया था। सूरज भी वापस आ चुका था। सारा, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? सूरज ने पूछा। सारा ने चौंक कर कहा, अरे हाँ सूरज, मैं भूल ही गई थी, हमें किसी के घर जाना था। सूरज ने कहा, कोई बात नहीं सारा, अब तैयार हो जाओ, हमें यहीं पास में ही जाना है। कुछ ही देर में सूरज और सारा अपनी कार में सवार हो गए। अंधेरा शायद हमेशा ही हमें अंतित की सैर कराता है, और अब सारा को ऐसा लग रहा था मानो वह किसी कार में नहीं बल्कि टाइम मशीन में बैठी हो, और यह टाइम मशीन समय की जिस गली से गुजर कर जा रही थी वह उसे जानी पहचानी लगी। अतीत का शोर उसे कर्कश सा लगने लगा। कई सारे चेहरे उसे हर तरफ से घेरने लगे। कार एक संकरी सी गली में मोड़ी। अब सारा की धड़कनें रेलगाड़ी की रफ्तार से दौड़ रही थी। सांस इतनी तेज मानो अभी लंबी दौड़ लगाकर आई हो। उसने सूरज की ओर संकीर्ण नजर से देखा, पर वह बिल्कुल शांत था। उसने पूछा, सूरज, हम किसके घर जा रहे हैं? कौन सा घर है उनका? सूरज ने आश्चर्य से सारा की ओर देखा और पूछा, क्या तुम इस जगह को जानती हो? सारा, क्या तुम्हें कुछ याद आ रहा है? सारा को लगा मानो उसकी चोरी पकड़ी गई हो। उसने कहा, नहीं नहीं सूरज, मैं तो बस ऐसे ही। तभी गाड़ी एक जर्जर परंतु हवेली नुमा घर के सामने से गुजरी। सारा बड़ी देर तक उस हवेली को देखती रही, मानो उसकी आंखें ना होकर कोई एक्सरे मशीन हो।
जो दीवारों को अंदर तक भेद जाएगी। सूरज ने सारा को हिलाकर कहा, चलो सारा, हम पहुंच गए, क्या तुम ठीक हो? सारा ने अपनी असमंजस की स्थिति को छुपाने के लिए चेहरे पर नकली मुस्कान की रेखा खींच दी। सारा बेहोशी की स्थिति में सूरज का हाथ थामे खुद को आगे धकेल रही थी। उसकी स्मृतियां वही उस पुराने खंडहर में कुछ खोया हुआ ढूंढ रही थी, पर कुछ अगर उसके हाथ लग रहा था तो वह ही रिश्तों की विडंबनाएं। जिस खंडहर को सारा निहार रही थी उसी के पड़ोस में होने दावत के लिए बुलाया गया था, पर अब सारा को ना भूख लग रही थी और ना ही प्यास। वह तो बस अब शिष्टाचार निभा रही थी। खाना खाने के बाद सभी दीवान खाने में बैठे। सूरज के साथी ने कहा, भाभी, हमने सुना है आप शास्त्रीय संगीत की अच्छी समझ रखती हैं, तो कुछ सुनाइए। इससे पहले सूरज ने भी सारा से कई बार गाने की दरख्वास्त की थी, पर वह अक्सर ही टाल देती। इसलिए उसने कहा, अरे नहीं नहीं, सारा की तबीयत को ठीक नहीं रहती तो उस पर दबाव मत डालो। उसकी बात को बीच में ही काटते हुए सारा ने कहा, कोई बात नहीं सूरज, मुझे अब बेहतर लग रहा है। और उसने राग बिहा की एक बंदिश गाई। कहते हैं कि इंसान सब कुछ भूल जाए पर मस्तिष्क सीखी हुई कलाओं को कभी नहीं भूलता। उस समय ऐसा लग रहा था मानो सारा स्वयं स्वरों की देवी हो। उस दिन सारा अपने सुरों से उस खंडहर की एक एक दीवार भेद कर किसी को देखना चाहती थी, किसी के स्पर्श को महसूस करना चाहती थी। रात को होटल में वापस आकर सारा उसी खिड़की के पास बैठी थी। तभी सूरज ने आकर उसका हाथ थाम लिया और कहा, सारा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। पता नहीं अगर तुम नहीं होती तो मेरा क्या होता। कहने को मैंने तुम्हारा इलाज किया है, पर सही मायनों में तुमने मुझे जीवन दान दिया है। कहते हैं तो सूरज सारा की गोद में सिर रखकर सो गया। सारा उसके बालों में अपनी उंगलियां घुमाती रही। खिड़की के बाहर काले आसमान में चांद आज भी उतना ही आधा अधूरा था जितना उस रात रेलगाड़ी की खिड़की से दिख रहा था। कितना कठिन था नई नवेली दुल्हन को अपने बस कुछ महीने पुराने पति को छोड़कर जाना। उनका प्रेम किशोर अवस्था को भी पार नहीं कर पाया था। अचानक सारा के सामने वह वीरान सी हवेली दुल्हन सी सजी थी और कार से उतरकर सुजीत ने अपनी नई नवेली दुल्हन सोनाली को हाथ का सहारा देकर बाहर निकाला। जैसे ही सोनाली बाहर आई, शंखों की गूंज ने उसका स्वागत किया। लाल सुर्ख साड़ी, लाल चूड़ा, हाथ पैरों पर अलता। उस दिन तो सुंदरता की देवी भी सोनाली के सामने फीकी पड़ जाती। यह चमक सिर्फ श्रृंगार की नहीं थी, बल्कि उस खुशी की थी जैसे वह बहुत समय से चाहती थी। सुजीत सोनाली के बड़े दादा के दोस्त थे, अक्सर ही घर आया जाया करते थे। सोनाली को तब से सुजीत पसंद था। अक्सर ही उनके आने के बाद सोनाली कभी चाय देने तो कभी कोई किताब लेने दादा के कमरे में जाती थी। कई बार तो उनसे बातचीत भी हो जाती थी। उनकी एक झलक के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ती थी। दादा साहब सोनाली के मन की बात भाप गए थे। सोनाली के कॉलेज की पढ़ाई पूरी होते ही उन्होंने अपने इस दोस्त से सोनाली की बात चलाई। परिवार पहले से ही एक दूसरे को जानते थे और शायद मन ही मन सुजीत भी यही चाहता था। वह रात अरमानों की रात थी। इस रात के लिए सोनाली ने कई मान मन्नतियाँ करी थी। सुजीत ने जब पहली बार उसे अपनी बाहों पास में बांधा तो उसे ऐसा लगा मानो इस बंधन में बनने के लिए वह आतुर थी। जब सुजीत की उंगलियों ने सोनाली की उंगलियों को छुआ तो मानो
सितर के सारे तारे एक साथ बजे उठे। यही आधा चंद्रमा उस दिन भी आसमान से ताक झांक कर रहा था और उस रात का साक्षी भी था। सिर्फ सुजीत ही नहीं बल्कि उसकी माँ भी अपनी बहू पर जान छिड़कती थी। उसे अपनी सास से माँ का प्यार और वात्सल्य मिल रहा था। अक्सर ही सोनाली की माँ सोनाली से कहती, सोनाली कुछ काम में हाथ बटाया कर नहीं तो सास घर से निकाल देगी। और सोनाली खिलखिलाकर हंसती और जवाब देती, माँ मेरी सास मेरे बिना एक मिनट भी नहीं रह सकती। घर से निकलना तो दूर की बात है, अक्सर ही ज़्यादा खुशियाँ किसी बड़े गम की दस्तक होती है। पर सोनाली को अपने स्वप्नलोक के आगे ना तो कुछ दिखाई दे रहा था और ना ही सुनाई। पता नहीं भगवान किसी की नियति को इतना उलझा क्यों देता है, पर आगे उलझन कभी किसी को नजर नहीं आती। कुछ दिखता है तो बस सुखद वर्तमान। सोनाली इसी वर्तमान को गुजरने नहीं देना चाहती थी और रोज रात को कमरे की बालकनी में बैठकर सुजीत का उसके बालों को सुलझाना उसे बहुत अच्छा लगता था। अक्सर सुजीत कहता, सोनाली कभी पूनम के गिरे चांद को देखा है? बिल्कुल ऐसा ही दिखता है जब काले बादलों में छिपता है। और सोनाली शर्मा जाती। सुजीत ने एक बार कहा था, सोनाली तुम्हारे केस जादू करते हैं, इन्हें कभी किसी और के सामने खुला मत छोड़ना। तब सोनाली इस बात को हंसी में उड़ा देती। शादी के 2 महीने बाद दादा सोनाली को लेने आए थे। उन्हें किसी रिश्तेदार की शादी में शरीक होने 1 हफ्ते के लिए दिल्ली जाना था। सास बहुत रोई थी। सुजीत रोया तो नहीं, पर हाँ उसने एक सवाल पूछा था, जाना जरूरी है क्या? उस पर सोनाली ने कहा, सुजीत बस 5 दिनों की तो बात है, यूँ कट जाएंगे और तुम उदास तो ऐसे हो रहे हो मैं मानो मैं कभी वापस ही नहीं आऊँगी। सुजीत ने तपाक से कहा, कभी मजाक में भी ऐसी बात मत कहना। उस समय अनजाने में सोनाली सुजीत को किसी प्रकांड पंडित की भांति भविष्य बता रही थी। उसे भी कहाँ पता था कि अब उस हवेली की तरफ जाने वाला हर रास्ता उसके लिए भूल भुलैया के समान हो जाएगा। अगले दिन रात की ट्रेन थी। सुजीत सोनाली को छोड़ने स्टेशन गया था। वह सोनाली के लिए उसकी पसंद की लाल चूड़ियाँ भी लेकर गया था। सोनाली खुश थी क्योंकि उसे यकीन था कि 5 दिनों बाद वह अपने सुजीत की बाहों में होगी। पर सुजीत को कैसी अनजाने अपशकुन का भय सता रहा था। खिड़की से हाथ दिखाती सोनाली अब उलझन हो गई थी। रात को बड़ी देर तक सोनाली सुजीत की याद में चांद को ताक रही थी। लगभग रात के 2 बजे होंगे। सभी गहरी नींद में थे। सोनाली की पलकें भी बोझिल हो रही थी। तभी ऐसा लगा ट्रेन जोर की आवाज़ के साथ उछल पड़ी। ट्रेन पटरी से उतर गई थी। लोग बदहवास और नींद की स्थिति में जहाँ ट्रेन उन्हें फेंक रही थी वहाँ गिर रहे थे। इससे पहले कि सोनाली कुछ समझ पाती वह टूटी ट्रेन से बाहर जमीन पर गिर गई और उसके सिर पर किसी भारी भरकम चीज ने आघात किया। जब उसे होश आया तो वह किसी डॉक्टर की देखरेख में घटनास्थल के ही पास थी। रात भर में उसका सामान, मंगलसूत्र, चूड़ियाँ सब कुछ चोरी हो गया था। बहुत पूछने पर भी उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। दुर्भाग्य ऐसा कि वह उन लाशों के ढेर में पड़े अपने माँ, बाबा, दादा और काकू काकी को भी नहीं पहचान पाई। सूरज भी उसी ट्रेन में था, वह सुरक्षित था और सबकी मदद भी कर रहा था। सोनाली की मानसिक स्थिति को देखते हुए उसे कैंप में अकेले छोड़ना उसे सुरक्षित नहीं लगा। वह अधिकारियों को
सूचित कर उसे अपने साथ दिल्ली ले गया। सोनाली का इलाज दिल्ली के अच्छे अस्पताल में कराया। लगभग 2 महीने अस्पताल में रहने के बाद डॉक्टरों ने सूरज को अस्पताल में बुलाया और कहा, सूरज, कितने दिन इसे यहाँ रखोगे? शारीरिक तौर पर वह बिल्कुल स्वस्थ है और अब रहा सवाल याददाश्त का, तो वह एक दिन में भी आ सकती है या कभी भी नहीं। मेरी मानो इसे किसी आश्रम में डाल दो, कितना खर्च करोगे इसके पीछे? सूरज ने कहा, यह अच्छे घर की लगती है और उम्र से भी छोटी है, ऐसे में इसे कहीं और छोड़ना गलत होगा। जब तक इसकी याददाश्त वापस नहीं आती मैं इसे अपने घर पर रखूँगा। सूरज के घर जाते ही सारा के नए अध्याय की शुरुआत हो गई। शुरुआत में सोनाली डरी डरी रहती, पर 6-8 महीनों में उसे उस घर की आदत हो गई। सरकार ने दुर्घटना पीड़ितों के नए पहचान पत्र बनवा दिए और सोनाली बेनाम जिंदगी को सारा नाम मिल गया। लगभग 1-2 साल बाद सारा फिर से हंसने बोलने लगी, पर अतीत की यादों के नाम पर आज भी उसके पास बड़ा शून्य ही था। शायद अब यह शून्य ही उसके लिए अच्छा था, क्योंकि उसके अतीत में लिखी हुई कहानी अब उसे घाव ही देने वाली थी। सूरज ने सारा के बारे में बहुत छानबीन की, यहाँ तक कि पुलिस की मदद भी ली, पर कहीं कुछ पता ना चला और सोनाली भी पता ना चला कि कब सारा सूरज का आदर करते करते उससे प्रेम करने लगी। धीरे धीरे 3 वर्षों का समय बीत गया। दोनों ने एक दूसरे के साथ जीवन की गाड़ी का संतुलन बखूबी जमा लिया था। दोनों साथ रहते थे, पर मर्यादाओं की रेखाएं दोनों ने खींच रखी थी। लगभग 2 साल सारा किसी अनजाने भयावह सपने को देखकर रात को चीख पड़ती। तब सूरज उसके कमरे में सोफे पर ही सो जाता। 3 सालों तक सारा के डर और मानसिक जटिलताओं के साथ सूरज डटकर मुकाबला कर रहा था। इन 3 सालों में सोनाली की मानसिक स्थिति में ही नहीं बल्कि शारीरिक संरचना में भी काफ़ी बदलाव आए थे। सिर पर लगी चोट के कारण उसके सारे बाल काटने पड़े थे। वह केस अब नहीं थे जिनका जादू सुजीत के सर चढ़कर बोलता था। 3 सालों का लंबा समय साथ बिताने के बाद एक दिन सूरज ने सारा के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा। सारा आज भी उतनी ही खुश थी जितनी सोनाली सुजीत से विवाह तय होने के बाद थी। उस दिन सारा लाल जोड़े में तैयार हो रही थी। इतने में कमरे में सूरज आया। वह बोला, सारा, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। मेरा कोई अपना तो नहीं है, तो मैं ही तुम्हारे लिए लाल चुनरी और चूड़ियाँ लाया हूँ। चुनरी और चूड़ियाँ पहनने के बाद जब सारा ने खुद को दर्पण में देखा तो धीरे धीरे उसे आईने में दौड़ती हुई ट्रेन दिखी। फिर खून में लथपथ माँ बाबा दिखे। स्टेशन पर अलविदा कहता सुजीत दिखा और बस थोड़ी ही देर में सारा बेहोश हो गई। वो जमीन पर गिर पड़ी। उसका दिमाग अतीत में लगे इस झटके को सहन नहीं कर सका। आज सारा के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली थी। जब उसे होश आया तो सूरज उसका हाथ हाथों में बैठा था। साथ ही मेहमान और दोस्त भी थे। सूरज ने कहा, सारा, अब कैसा लग रहा है तुम्हें? क्या तुम्हें कुछ याद आया? अर्धा मुझसे सारा ने जवाब दिया, कोलकाता। सूरज ने कहा, क्या कोलकाता? और कुछ याद आया? सारा झोंक गई और बोली, नहीं, कुछ नहीं, बस कुछ देर आराम करना चाहती हूँ। अब उसकी पूरी दुनिया, उसका अतीत किसी ग्लोब की भांति गोल गोल घूम रहा था। सारा को कुछ समझ आता उससे पहले मंडप शहनाइयों से गूंज उठा। समय की चोट ने सारा के जीवन को
360 डिग्री घुमा दिया था। पूरी रात वह अपने अतीत की कड़ियाँ वर्तमान से जोड़ने में लगी हुई थी, पर कहीं से भी उसका भूत वर्तमान के साथ समझौता करने को तैयार नहीं था। उसका मन एक और सुजीत की खोज खबर के लिए बेचैन था, तो दूसरी ओर सूरज के साथ बीते 3 सालों को भी नज़रअंदाज नहीं कर पा रहा था। इन सब के बीच वह दर्दनाक हादसा उसे झकझोर था। उसकी जिंदगी 2 स्टेशनों के बीच त्रिशंकु सी लटक रही थी। तभी दरवाजे की आवाज़ से अंदर बैठी सारा चौंक गई। सूरज ने कमरे में आते ही कहा, सारा, तुम आराम से सो जाओ। मैं जानता हूँ तुम थक गई हो, और हाँ, इत्मीनान रखो, जब तक तुम नहीं चाहोगी हमारा रिश्ता वैसा ही रहेगा जैसा शादी से पहले था। मैंने तुमसे प्यार किया है, इसीलिए तुम्हारे भीतर चल रहे युद्ध की वेदना को भी समझ सकता हूँ। इतना कहकर सूरज सामने वाले सोफे पर सो गया। सारा अपनी थकान के साथ रात भर जागती रही। जब जब वह सूरज को देखती तो सोती बेमुस्तियों में कितना सुख था। यह स्मृतियाँ ही इंसान को विडंबनाओं के चक्रव्यूह में फंसाकर कमजोर कर देती है। प्रीति आसिफ को जीवित रखती है और कभी कभी जीवित व्यक्ति को निर्जीव देती है। अगले 2 साल सारा स्मृतियों और असमंजसताओं की नदी में समय की नाव के साथ बह रही थी। यह लहरें तब सुनामी की लहरों में तब्दील हो गई जब सूरज उसे अपने साथ कोलकाता ले जाना चाहता था। वह चाहता था कि सारा को सब याद आ जाए, पर सारा अपनी स्मृतियों में विस्मृति ढूंढना चाहती थी। विचारों के हिलोरे ने सारा को अचानक भूत से निकालकर वर्तमान में फेंक दिया। सूरज का सिर अब भी उसकी गोद में था। सूरज का सिर अपनी गोद में लिए खिड़की से उस अंधे चांद को ताकती हुई सारा आज फिर एक बार अपनी आंख में वर्तमान और आंखों में अतीत लिए बैठी थी। रह रहकर उसके जहन में वह मृत हवेली जीवित हो रही थी। अपने प्रथम प्रेम की स्मृतियों को पहुँच नहीं पा रही थी। उसके होटल से सुजीत के घर की दूरी कुछ 2.5 कोस के करीब थी, और उसने दूसरे दिन उस 2.5 कोस की दूरी को तय करने का निर्णय लिया। सुबह सूरज ने सारा से कहा, तुम अगर कहीं घूम आना चाहो तो जाओ, मैं कार भेज देता हूँ, बस खुद का ख्याल रखना। सारा ने कहा, हाँ, सोच रही हूँ आसपास कुछ शॉपिंग कर रहा हूँ। सूरज के जाते ही सारा ने होटल के स्टाफ से एक बुर्का मंगवाया। यूं तो सारा अपनी पहचान छुपाने वाली थी, पर फिर भी उसके श्रृंगार में कोई कमी नहीं थी। कार में बैठते ही विचारों की गाड़ी फिर पटरी पर आ गई। कैसे दिखता होगा सुजीत? क्या उसने भी शादी कर ली होगी? क्या 5 सालों बाद भी मैं उसे याद आऊँगी? क्या आज भी माँ ही खाना बनाती होगी? सवालों के काले मेघ छटते ही उससे सामने जत्थत खड़ा दिखा। हवेली आ गई थी। वह कई भावनाओं के मिश्रण के घूंट पीकर अंदर गई। झुमरी बाग में पानी दे रही थी। यही झुमरी 5 साल पहले नौकरानी ना होकर ससुराल में उसकी पहली सखी बनी थी। उसने अनजाने में पूछा, झुमरी, बड़े दादा घर पर हैं? झुमरी ने कहा, हाँ है ना, पर 1 मिनट रुकिए, आपको मेरा नाम कैसे पता? सारा झोंक गई। उसने जैसे तैसे खुद को संभालते हुए कहा, अरे मेरा केस काफ़ी सालों से वकील बाबू के पास है, इसीलिए अक्सर मैं यहाँ आती जाती हूँ। तुमने देखा नहीं होगा। किसी तरह उसे यकीन दिलाकर वहाँ अंदर गई। झुमरी ने कहा, आप यही इंतज़ार करें। दीवान खाने में बैठकर वह सोच रही थी कि आज जिस दीवान खाने में मुझे रोक दिया गया
उसी घर के कोने कोने में मैं बेधड़क घूमती थी। इस घर की तो दहलीज भी मेरे कदमों की आहट पहचानती है। तो क्या जीता जागता सुजीत मुझे सिर्फ एक बुरखे की वजह से नहीं पहचानेगा? और अगर उसने मुझे पहचान लिया तो कहीं यहाँ आने का निर्णय गलत तो नहीं लिया मैंने? पर यह प्रश्न खुद से पूछने में सारा ने देर कर दी थी। पीछे से आवाज आई, जी नमस्कार, मैंने आपको नहीं पहचाना क्या? मैं आपका केस लड़ रहा हूँ। आजकल कुछ याद नहीं रहता। सारा ने अपने हाथ को दिल पर रख लिया, जैसे कि अपनी धड़कनों को पकड़कर रखना चाहती हो। अपनी आंखें बंद कर वह सुजीत की ओर मुड़ी। धीरे से उसने अपनी आंखें खोली। अब उसका अतीत उसके सामने वर्तमान बनकर खड़ा था। सुजीत उससे उसके बारे में पूछ रहा था, पर अब सारा को कहाँ कुछ सुनाई दे रहा था। वह अपने मन में सुजीत से वार्तालाप कर रही थी। ओहो सुजीत, यह तुमने अपनी क्या हालत बना ली है? तुम्हारा रुबाबदार चेहरा इतना फीका क्यों पड़ गया? बालों पर सफ़ेदी और यह तुम्हारी जादू करने वाली आंखें इतनी पीली कैसे पड़ गई? क्या तुम्हें मैं याद हूँ? वह जाकर सुजीत से लिपट जाना चाहती थी, उससे छूना चाहती थी, पर वह बेबस थी। बुरके के अंदर उसकी आंखें साबुन बरसा रही थी। कमरे के सन्नाटे को तोड़ते हुए सुजीत के शब्द खाली घड़े में कंकड़ की तरह खनके। मोहतरमा, आपने बताया नहीं आपको मुझसे क्या काम था? सारा ने स्थिति संभालते हुए कहा। जी, मैं सोनाली की सहेली हूँ। कई सालों बाद कोलकाता लौटी हूँ। मेरा नाम शाहीन है। मुझे पता चला यह उसकी ससुराल है। सुजीत के चेहरे पर ऐसी उदासी छाई मानो पहले से पतझड़ से जूझ रहे जंगल में आग लगा दी हो। सुजीत ने साहस जुटाते हुए कहा, शायद आपको पता नहीं, आज से 5 साल पहले सोनाली जिस रेलगाड़ी से सफ़र पर निकली थी, वह रेलगाड़ी कभी वापस कोलकाता नहीं आई। वह रेल पता नहीं मेरी सोनाली को किस स्टेशन पर उतर आई। सब खत्म हो गया। मेरी सोनाली, मेरा जीवन सब खत्म हो गया। पर शाहीन जी, पता है मुझे आज भी सोनाली के होने का एहसास होता है। सारा घबरा गई। उसने अपने नकाब को हर तरफ से ठीक किया। आगे सुजीत ने कहा, आज भी घर के हर कोने में उसकी खिलखिलाहट है। बगीचे की गीली मिट्टी में उसके पैरों की छाप है। तानपुरे की हर तान उसकी आवाज़ की झंकार है। लोग कहते हैं कि मेरी सोना मर गई, पर मैं नहीं मानता। वह तो मेरे साथ यहीं इस छत के नीचे ही। इतना कहते ही सुजीत के सब्र का बांध टूट गया। वियोग वेदना बनकर आंखों से वह निकला। करुणा की यह बाढ़ सारा को अपने साथ बहाकर ले ही जा रही थी कि तभी सूरज का फोन आया। सारा अतीत के कुएं से निकलकर वर्तमान की जमीन पर पहुंची। उसने फोन उठाया। हाँ, मैं बस आ रही हूँ, इतना कहकर रख दिया। वह सुजीत की ओर बढ़ी। सुनिए, मुझे माफ़ करे, जाने अनजाने पुरानी बातें छेड़कर मैंने आपका दिल दुखाया है। मैं आपसे बस यह कहना चाहती हूँ कि ऐसा होता है, कभी कभी एक ही रास्ते पर चलने वाले हम सफ़रों की मंजिल अलग हो जाती है। ना चाहते हुए भी किसी ऐसी दुनिया में जाना पड़ता है जिससे वापसी असंभव हो जाती है। उस नई दुनिया में नई परिस्थितियाँ जन्म लेती है, जिनके अनुसार चलना ही नियति बन जाती है। मैं आपका दुख तो काम नहीं कर सकती, पर हाँ, आपसे कहना चाहती हूँ कि परछाइयों का हाथ पकड़कर अंधेरे में रास्ता ढूंढना बंद कर दीजिए। चलिए, अब मैं चलती हूँ। सारा ने अपना रुख मोड़ लिया था। उसका एक एक पैर जैसे कई
मन भारी हो गया था। फिर से एक बार उस दहलीज को लांघने की हिम्मत वह करने जा रही थी, तभी सुजीत ने आवाज़ दी, सुनिए शाहीन जी, आप कहाँ रहती हैं? अगर समय मिले तो फिर आइए। आज आपसे बात करके अच्छा लगा, कृपया फिर आइएगा। सारा अपने आप को किसी तरह समेट रही थी। उसने रोते हुए रुद्धे गले से कहा, सुजीत जी, मैं यही कुछ 2.5 पर रहती हूँ, पर शायद आज के बाद कभी ना आ पाऊँ। हम आज कल में ही शहर छोड़कर जा रहे हैं। सारा वापसी की ओर चल पड़ी। वह घर से निकलकर होटल की ओर चल दी। होटल में नीचे बगीचे में ही बैठकर उसने जी भरकर विलाप किया, जैसे वह कोठी में सोनाली का अंतिम संस्कार करके आई हो, तो उसके वर्तमान और अतीत के बीच की दूरी सिर्फ 2.5 थी। पता नहीं यह 2.5 का रास्ता ही मंजिल था या उसके 2 छोर। आगे सफ़र शुरू करने से पहले किसी एक छोर से अपना दामन छुड़ाना जरूरी था। तभी सूरज बगीचे में आया। उसने सारा का हाथ पकड़ा और कहा, सारा, तुमने मुझे जीवन की सबसे बड़ी खुशी दी है। मेरे खालीपन को पूरा भर दिया। परिवार इस शब्द के मायने मुझे तुमने सिखाए। सारा अबाक सी उसे देख रही थी। उसे लगा जैसे वह उसके अंदर चल रही कसमकस को जानता है और रुकने को कह रहा है, पर बात कुछ और ही थी। आगे सूरज ने कहा, सारा, अब मैं परिवार को जीऊँगा। अब मेरा भी परिवार होगा, क्योंकि हम माता पिता बनने वाले हैं। अभी दिल्ली से डॉक्टर का फ़ोन आया था। सारा, तुमने मेरे जीवन से अनाथ का कलंक मिटा दिया। सारा खुश थी। कई दिनों बाद इस आनंद की अनुभूति उसे हुई थी। सारा अपना परिवार खो चुकी थी। ऐसे में इस खबर ने उसे नया जीवनदान दिया था और मन ही मन उस 2.5 कोस के रास्ते को एक खूबसूरत मोड़ देकर उसने हमेशा के लिए छोड़ दिया। दोस्तों, कहानी को यहीं पर ख़त्म करती हूँ। कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और एक नई कहानी जल्दी लेकर आऊँगा। नमस्ते।